स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चाइना का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारा अनुमान है कि इस सवाल के जवाब में बॉर्डर डिस्प्यूट टॉप फ्लैश पर होता होगा। कहा जाता है कि जो चाइना का है वो तो उसका है ही, किंतु जो उसका नहीं है चाइना उस सब को भी नेगोशिएबल मानता है। जितने लंबे चाइना के बॉर्डर्स हैं उतने ही इंटेंस उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं। अब आप कहेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो दुनिया के हर कोने में देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों चाइना की तो कुछ बात ही अलग है। शायद ही धरती पर कोई ऐसा देश होगा जो इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व होगा। और आज की डेट में चाइना उतने देशों के साथ बॉर्डर साझा भी नहीं करता जितनों के साथ वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में उलझा है। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना के इन्हीं बॉर्डर्स की सैर कराएंगे, साथ ही हम इन बॉर्डर्स पर पड़ने वाले डिस्प्यूट्स को भी डिकोड करेंगे। दोस्तों, ये तो हजारों सालों के इतिहास में चाइनीज एम्पायर्स की बाउंड्रीज बहुत सी बार बदली हैं। बहुत से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए हैं तो समय समय पर बहुत से नए डिस्प्यूट्स ने भी जन्म लिया है। इन सभी को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, किंतु आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ रेलेवेंट डिस्प्यूट्स को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर आने से पहले आइए एक नजर चाइना की ज्योग्राफिकल प्रोफाइल पर डालते हैं। तो दोस्तों, रशिया और कनाडा के बाद चाइना दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। ये ह्यूज कंट्री 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये देश ईस्ट से वेस्ट तक 5,000 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ तक लगभग 5,500 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है। इतना वास्ट एरिया होने के कारण जाहिर है कि इसमें बहुत से अलग अलग लैंडस्केप्स का समावेश देखने को मिलता है। इसका वेस्टर्न एंड माउंटेन्स, हाई प्लेट्यूज और डेजर्ट्स के साथ शुरू होता है, किंतु ईस्ट तक आते आते ये प्लेन्स, डेल्टास और हिल्स में फ्लैटन हो जाता है। चाइना के टोटल लैंड एरिया का कुल 10% लैंड एरेबल है। इनकी पॉपुलेशन का मेजर चंक देश की ईस्टर्न साइड में रहता है, जबकि वेस्ट के वास्ट डेजर्ट्स और माउंटेनियस रीजन्स ज्यादातर हिस्सों में अनइनहैबिटेड है। चाइना के लैंड एरिया का 1/3 पार्ट माउंटेन से बना है। अर्थ की टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। उसी तरह चाइना में रिवर्स भी बल्क में है। एशिया की 2 क्रूशियल रिवर्स येलो रिवर और यांगजे कियांग ईस्टर्न चाइना से शुरू होकर उसके वेस्टर्न छोर पर पैसिफिक में ड्रेन होती है। आपको बता दें कि 6300 किलोमीटर लॉन्ग यांगजे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। कहा जाता है कि चाइनीज सिविलाइजेशन का उद्गम येलो रिवर के तट पर हुआ। येलो रिवर का बेसिन दुनिया के सबसे बेस्ट एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक है। इसी ने चाइना को दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बनने में मदद किया। अब यदि चाइना के बॉर्डर्स पर गौर करें तो चाइना की कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये नॉर्थ में बुहाई गल्फ से शुरू होकर साउथ में गल्फ ऑफ टोंगिन तक एक्सटेंड होती है। चाइना के ईस्टर्न कोस्ट की नॉर्थ ईस्ट में येलो सी, ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, साउथ ईस्ट में चाइना सी और साउथ में गल्फ ऑफ टोंगिन मौजूद है। अब यदि इसके बॉर्डर्स की बात करें तो चाइना कुल 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में रशिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया, जबकि वेस्ट में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान। साउथ की ओर चले तो चाइना बर्मा, लाओस और वियतनाम के साथ बॉर्डर साझा करता है, जबकि साउथ वेस्ट में ये इंडिया, भूटान और नेपाल को बॉर्डर करता है। दोस्तों, इसकी बेसिक ज्योग्राफिकल प्रोफाइल को समझने के बाद आइए इनकी डिस्प्यूट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सेट ऑफ डिस्प्यूट हमें चाइना और इंडिया की
अनसेटल्ड बाउंड्री लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिलता है। इंडिया चाइना के रिलेशंस प्रोमिनेंटली इन्हीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे डिफाइन होते हैं। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। किंतु यदि हमें इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझना है तो हमें सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC और इन दोनों देशों के एक्चुअल बॉर्डर्स को समझना होगा। तो दोस्तों, LAC इंडिया और चाइना द्वारा कंट्रोल टेरिटरीज को डिमार्केट करती है, किंतु ये एक्चुअल बॉर्डर से डिफरेंट है। इन दोनों के एक्चुअल बॉर्डर्स उन टेरिटरीज को डिमार्केट करते हैं जिन पर इंडिया या चाइना अपना लेजिटिमेट क्लेम करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्लेम टेरिटरीज आज की डेट में उन्हीं के कंट्रोल में हो। उदाहरण के लिए अक्साई चिन्ह को आज चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, किंतु असल में वो इंडियन टेरिटरी का इंटीग्रल पार्ट है। यानी इंडिया के एक्चुअल बॉर्डर्स में अक्साई चिन्ह शामिल है, किंतु LAC इसको इंडिया के हिस्से में डिमार्केट नहीं करती है। यहाँ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि एक्चुअल बॉर्डर्स के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है, क्योंकि आज तक इसको म्यूचुअली डिमार्केट नहीं किया गया। इंडिया के मुताबिक LAC 3,488 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि चाइना इसे सिर्फ 2,000 किलोमीटर लॉन्ग लाइन मानता है। आज LAC 3 सेक्टर्स यानी ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन द्वारा डिफाइन किया जाता है। असल में सबकी शुरुआत 1914 में तब हुई जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट के बीच शिमला कन्वेंशन साइन हुआ। इस कन्वेंशन के तहत इंडिया और तिब्बत की ईस्टर्न फ्रंट पर एक डी फैक्टो बॉर्डर एग्री किया गया। इसको मैकमोहन लाइन कहा गया। ये 890 किलोमीटर लंबी लाइन ईस्टर्न भूटान से लेकर बर्मा बॉर्डर के इसुराजी पास तक जाती है। ये लाइन हिमालयन क्रेस्ट पर पड़ती है, जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट डिमार्केशन भी डिस्प्यूटेड रहा है। इंडिया मैकमोहन लाइन को अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, किंतु चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत का पार्ट बताता है। ईस्टर्न सेक्टर में LAC को लेकर डिस्प्यूट रेयर है, क्योंकि इन लेटर्स में ज़ोउ एनलाई ने मैकमोहन लाइन को ही LAC माना था। असल में LAC का सबसे पहला मेंशन हमें 1959 में ज़ोउ एनलाई द्वारा PM नेहरू को लिखे गए लेटर्स में देखने को मिलता है। फिर 1962 में चाइनीज ट्रूप्स ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर इंडिया के अगेंस्ट एक वॉर लॉन्च कर दिया। इस दौरान चाइना ने लद्दाख में पड़ने वाले डिप्सांग प्लेन्स का मेजर प्लेन्स को भी कैप्चर कर लिया। इसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों के बीच एक टेम्परेरी सीज फायर लाइन क्रिएट की गई। इसका नाम पड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन जैसा कि हमने देखा, LAC भी दोनों देशों के बीच एक डिस्प्यूटेड लाइन बनकर रह गई है। आज LAC को लेकर हमें लोंगजू, असाफिला और तवांग वैली में भी सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। यदि अब LAC के सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो ये लद्दाख में 545 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो डेमचौक से लेकर नेपाल बॉर्डर तक जाती है। यूं तो ये LAC का लीस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया है, किंतु उत्तराखंड के बाराहोती प्लेन्स पर डिस्प्यूट ट्रूप्स का एग्जैक्ट पोजीशन डिस्प्यूट है। फिर वेस्टर्न सेक्टर काराकोरम पास के नॉर्थ वेस्ट से लेकर डेमचौक तक जाता है और ये इसका सबसे डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया के ऑफिशियल मैप में ये लद्दाख में है, लेकिन चाइना 1950s से इसे अपनी टेरिटरी बता रहा है। असल में 1950s में चाइना ने शिनजियांग और वेस्टर्न तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए एक 1200 किलोमीटर लंबी रोड कंस्ट्रक्ट की। इसका 179 किलोमीटर लॉन्ग पार्ट जॉनसन लाइन के साउथ में अक्साई चिन्ह के पास होता है, जिसको इंडिया द्वारा क्लेम किया जाता है। अक्साई चिन्ह चाइनीज साइड से इजीली एक्सेसिबल होता है, किंतु काराकोरम को क्रॉस करने के कारण ये इंडियन साइड के लिए हमेशा से ही डिफिकल्ट रहा है। चाइना ने इसी बात का फायदा उठाते हुए 1958 में अपने नए मैप्स पब्लिश किए। इंडिया ने इसके अगेंस्ट आवाज रेज की, किंतु 1962 के वॉर के बाद चाइना ने इसे ऑक्युपाई कर लिया और आज अक्साई चिन्ह चाइना के होटान काउंटी ऑफ शिनजियांग प्रोविंस के अंडर एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है। इंडिया LAC को सिनो इंडिया वॉर के पहले की एक्चुअल पोजीशन के बेसिस पर ड्रॉ करने की बात करता है, लेकिन चाइना LAC को वेग डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स के रूप में डिफाइन करता है और इसी वेगनेस का फायदा उठाकर चाइना समय समय में एग्रेशन दिखाता रहता है। अब यदि हिमालयाज में आगे चलें तो दुनिया की सबसे माउंटेनियस कंट्री भूटान के साथ चाइना एक 477 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। ये तो चाइना और भूटान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं करते हैं, किंतु ऑफिशियल्स की पीरियोडिक विजिट के थ्रू ये अपने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करते हैं। अब तक इन दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स हो चुकी हैं। असल में भूटान तिब्बत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक रिलेशन शेयर करता है, किंतु तिब्बत के साथ भूटान का बॉर्डर कभी रिकॉग्नाइज या डिमार्केट नहीं किया गया। हिस्टोरिकली हिमालयन स्टेट्स में सोवरेनिटी का सिस्टम कुछ ऐसा होता था कि हर स्टेट अपने सेटलमेंट और ट्रेडिंग हब्स को गवर्न करता था, जबकि पैसेजेस, कॉरिडोर्स और इनहैबिटेड एरियाज फ्री रहते थे।
ऐसा ही भूटान के केस में भी हुआ। 1959 में हुए तिब्बतन रिबेलियन के बाद जब 14th दलाई लामा इंडिया आए तो भूटान और चाइना के बॉर्डर की सिक्योरिटी इंश्योर करना इंडिया की एक नेसेसिटी बन गई। इस दौरान 6000 तिब्बतन्स भूटान में आए और उनको असाइलम ग्रांट किया। ज्यादा रेफ्यूजीज के डर से भूटान ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर्स क्लोज कर लिए। वहीं दूसरी तरफ जुलाई 1959 में तिब्बत के ऑक्यूपेशन के साथ चाइनीज आर्मी ने वेस्टर्न तिब्बत में बहुत से भूटानीज इनक्लेव्स ऑक्युपाई कर लिए। आपको बता दें कि ये इनक्लेव्स पिछले 300 सालों से भूटानीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थे। इनको नगावांग नामग्याल द्वारा भूटान को 17th सेंचुरी में दिया गया था। इनमें डार्चन, लब्रांग मोनेस्ट्री, गरतोक और माउंट कैलाश के पास बहुत सी स्मॉलर मोनेस्ट्रीज और विलेजेस शामिल हैं। किंतु चाइना ने इनको कभी भी भूटान का पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो ईस्टर्न भूटान को भी तिब्बत का पार्ट बताता है। 1983 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वू शिक्यान और भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर दावा सेरिंग ने न्यूयॉर्क में आपसी रिलेशंस को इंप्रूव करने पर बात की। 1994 में ये टॉक्स आगे बढ़ी और 1998 में दोनों ने बॉर्डर्स पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत चाइना ने भूटान की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल्स पर चलने की बात की। किंतु बाद में चाइना द्वारा भूटानीज टेरिटरी पर रोड्स बनाया जाना 1998 एग्रीमेंट के वायलेशन के रूप में देखा गया। अब यदि नेपाल पर आए तो दोस्तों, जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया तब चाइना और नेपाल के बीच 1439 किलोमीटर की बाउंड्री स्टैब्लिश हुई। बेहद डिफिकल्ट टेरेन और कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी के कारण इस बॉर्डर के ज्यादातर पार्ट्स रिमोट और इनएक्सेसिबल हैं। इसको 100 मेन और सब्सिडियरी पिलर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये तो दोनों ने अपने फ्रंटियर्स को मार्च 21, 1960 को साइन हुए नेपाल चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट और बहुत से प्रोटोकॉल्स के तहत डिफाइन किया है। किंतु अक्सर इन बॉर्डर्स पर आए दिन छोटे बड़े डिस्प्यूट्स इमर्ज होते ही रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में चाइना ने अपने सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी का यूज करके नेपाल का 36 हेक्टेयर्स लैंड को 10 रीजन्स में इंक्रोच किया है। चाइनीज इंक्रोचमेंट का स्केल इतना वास्ट है कि चाइना के बॉर्डर पर पड़ने वाले 15 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स चाइनीज लैंड इंक्रोचमेंट का शिकार हैं। इसमें मुख्य तौर पर दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपल चौक, संखुआसा और रसुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। अब यदि हम चाइना के ईस्ट की ओर रुख करें तो चाइना और जापान के बीच हमें एक इंटेंस डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हालांकि इन दोनों डिस्प्यूट के बीच कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, किंतु ये दोनों मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिस्प्यूट सेनकाकू आइलैंड को लेकर है। इनको चाइना में डियाओ आइलैंड और ताइवान में डियाओ ताई आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में, चाइना के ईस्ट में, ओकिनावा के वेस्ट में और रुक्यू आइलैंड के साउथ वेस्टर्न एंड के नॉर्थ में पड़ते हैं। ये 1895 तक चाइना के कंट्रोल में थे, किंतु फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर में इनको जापान ने सीज कर लिया। फिर जापान ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सरेंडर किया तो उसको ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत चाइना की सीज टेरिटरीज वापस करनी पड़ी, पर सिनकाकू आइलैंड इस एग्रीमेंट्स के बाहर रहे। 1945 से 1972 तक रुक्यू आइलैंड के साथ सिनकाकू आइलैंड पर भी यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल रहा। रुक्यू आइलैंड 1879 से जापान के कंट्रोल में है, किंतु चाइना कहता है कि 14th सेंचुरी में ये चाइना के वेसल स्टेट हुआ करते थे और जापान ने उनको फोर्सली कैप्चर किया है। किंतु 1970s के लेटर हाफ में जब सिनकाकू के पास ऑयल रिजर्व्स के एविडेंस मिले तो चाइना ने इन पर अपना क्लेम एग्रेसिवली पुश करना शुरू कर दिया। 1972 में यूएस इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को जापान को सौंप कर वापस चला गया। आज भले ही ये आइलैंड्स इनहैबिटेड हों, किंतु शिपिंग लेन्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी और फिशरीज और ऑयल के ह्यूज रिजर्व्स के कारण ये चाइना, ताइवान और जापान तीनों के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये जापान और चाइना के बीच एक मिलिटराइज कॉन्फ्लिक्ट का सबसे रिस्की थिएटर है, लेकिन शायद इससे भी रिस्की और कंटेस्टेड थिएटर अभी आगे इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में मौजूद एक मार्जिनल सी है जो सिंगापुर से लेकर स्टेट ऑफ ताइवान तक लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्युपाई करता है। 5 ओशंस के बाद इसको लार्जेस्ट सी बॉडी कहा जाता है। इसमें लगभग 200 आइडेंटिफाइड आइलैंड्स और रीफ्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर स्पार्टली आइलैंड्स का हिस्सा हैं। इस सी को मेनलैंड चाइना, मकाओ, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम बॉर्डर करते हैं। साथ ही इसमें पर्ल, मिन, जियोलोंग, रेड, मेकोंग, रजांग, पहांग और पासिग रिवर्स आकर ड्रेन होती हैं। ये सी और इसमें मौजूद मैक्सिमम अनइनहैबिटेड आइलैंड कोस्टल नेशंस, बहुत से बीच,
सदियों से अलग अलग डिस्प्यूट्स का मुद्दा बने हुए हैं। यहाँ दो तरह के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पहला है मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर, दूसरा है आइलैंड्स को लेकर। और ये सभी डिस्प्यूट्स कोस्टल कंट्रीज के बीच डिफरेंट सेट्स को इन्वॉल्व करते हैं। असल में 1992 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज यानी यूएनसीएलओ ने कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड 200 NM तक एक्सटेंड किया। इसलिए साउथ चाइना सी की कोस्टल कंट्रीज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपस में ओवरलैप या क्लैश करते हैं। चाइना अपनी 9 डैश लाइन के तहत इस बॉडी का सबसे ज्यादा एरिया क्लेम करता है, किंतु इसमें ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करता है। आगे चलें तो वियतनामीज कोस्ट की मैरीटाइम बाउंड्री चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच डिस्प्यूटेड है। बोर्नियो की नदर्न मैरीटाइम बाउंड्री चाइना, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस और ताइवान के बीच डिस्प्यूटेड है। नेटूना आइलैंड्स के नदर्न वाटर्स चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान और वियतनाम के बीच कॉन्फ्लिक्टेड हैं। पालावान और लुजोन की मैरीटाइम बाउंड्री चाइना, फिलीपींस और ताइवान के बीच क्लैश करती हैं। साबा के मैरीटाइम बाउंड्री, लैंड टेरिटरी और आइलैंड्स इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के द्वारा कंटेस्ट किए जाते हैं। लुजोन स्ट्रेट की मैरीटाइम बाउंड्री और इसके आइलैंड्स चाइना, फिलीपींस और ताइवान के बीच डिस्प्यूटेड हैं। इसके अलावा स्पार्टली आइलैंड के वेस्टर्न वाटर्स वियतनाम और चाइना के बीच क्लेम किए जाते हैं। अब यदि आइलैंड्स की बात करें तो पैरासेल आइलैंड्स चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच कंटेस्ट किए जाते हैं। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम गल्फ ऑफ थाईलैंड के एरिया के पास वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर और मलेशिया स्टेट ऑफ जोहोर और स्टेट ऑफ सिंगापुर को कंट्रोल करना चाहते हैं। खैर, यूं तो ये सभी डिस्प्यूट्स इन कोस्टल नेशंस के बीच बहुत से वायलेंट क्लैशेस का हिस्सा बने हैं, लेकिन चाइना अपनी गन बोट डिप्लोमेसी और आर्टिफिशियल आइलैंड के कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस रीजन का सबसे मेन एग्रेसर बनकर उभरा है। इसके अलावा साउथ कोरिया के साथ भी चाइना एक ओवरलैपिंग एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन शेयर करता है। ये डिस्प्यूट सोकोट्रा रॉक से इमर्ज होता है जो कि सी लेवल के बिलो सबमर्ज्ड है। इसीलिए चाइना या साउथ कोरिया में किसी भी टेरिटोरियल सी का पार्ट नहीं है, किंतु साउथ कोरिया ने उसके ऊपर एक हेलीपैड बिल्ड किया और उस इंस्टॉलेशन को यूज करते हुए उसने अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को चाइना की कोस्ट के अलोंग एक्सटेंड किया। दोनों ही इस सोकोट्रा रॉक पर अपना क्लेम करते हैं और यही इनके डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण रहा है। दोस्तों, इन सभी मेन स्ट्रीम डिस्प्यूट्स के अलावा कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे भी हैं जिनको चाइना रिजॉल्व कर चुका है। उदाहरण के लिए 1991 में यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट होने के बाद कजाकिस्तान का 2420 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड चाइना के साथ डिस्प्यूटेड था, लेकिन 26 अप्रैल 1994 को दोनों ने अलमाती में बॉर्डर ट्रीटी साइन की, जिसको कजाक प्रेसिडेंट ने जून 15, 1995 को रेटिफाई किया। इसके तहत चाइना को टोटल डिस्प्यूटेड टेरिटरी का 22% और कजाकिस्तान को इसका रिमेनिंग 78% पोर्शन हासिल हुआ। उसी तरह 1991 में जब किर्गिस्तान भी यूएसएसआर से आज़ाद हुआ तो उसने यूएसएसआर और चाइना के फ्रंटियर का एक हिस्सा इनहेरिट किया। 2009 में दोनों ने ही इस बॉर्डर को सेटल करते हुए बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। इसमें चाइना ने खान तेंगरी पीक पर अपना पार्ट गिव अप किया और किर्गिस्तान ने इसके बदले इसे कुल रीजन के साउथ में लोकेटेड उजेनगी कुश को चाइना को सौंप दिया। तजिकिस्तान की बात करें तो 1884 में चाइना और तजिकिस्तान के बीच 28,430 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी डिस्प्यूट का मुद्दा है, जिसको चिंग डायनेस्टी ने अनइक्वल ट्रीटीज के जरिए कैप्चर किया था। किंतु 2011 में एक बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू चाइना ने 96% डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर अपना क्लेम गिव अप कर दिया, जबकि तजिकिस्तान ने लगभग 4% यानी 1137 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना को दे दिया। लेकिन इस ट्रीटी को ताइवान रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वो आज भी इस टेरिटरी पर अपना क्लेम करता है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना और रशिया के बीच सैंडविच मंगोलिया की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चिंगिस खान और उसके डिसिडेंट्स के शेयर्ड हेरिटेज के चलते चाइना हिस्टोरिकली इसको अपना ही पार्ट बताता आया है। खैर, 16 अक्टूबर 1949 में चाइना और मंगोलिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिक्स किए और 1962 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। सिनो सोवियत स्प्लिट के बाद मंगोलिया ने खुद को यूएसएसआर के साथ अलाइन किया और अपनी टेरिटरी पर सोवियत फोर्सेस का डेवलपमेंट अलाउ किया, किंतु इससे चाइना की सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके चलते दोनों के बॉर्डर रिलेशंस 1984 तक टेंस रहे, किंतु 1984 में चाइनीज डेलीगेशन फाइनली मंगोलिया गई और दोनों ने अपने बॉर्डर्स को डिमार्केट कर लिया। अब यदि कोरियन पेनिनसुला पर गौर करें तो चाइना और नॉर्थ कोरिया आपस में 1416 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, जो यालू और ट्यूमेन रिवर्स के कोर्स के अलोंग पड़ता है। इन दोनों ने अपने लैंड बॉर्डर को 1962 में एक बॉर्डर ट्रीटी के तहत डिमार्केट किया। इसके तहत चाइना को पाइक टू माउंटेन पर मौजूद
डिस्प्यूटेड क्रेटर लेक का 40% रिसीव हुआ और बाकी हिस्सा नॉर्थ कोरिया को दे दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शायद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये डिस्प्यूट्स खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो इसी के साथ अपने वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत से मेजर डिस्प्यूट्स डिस्कस करे जो चाइना के बॉर्डर्स के अक्रॉस हैं। और उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स कई सदियों से चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम कंपोनेंट रहे हैं और भारत के बॉर्डर्स पर भी चाइना इस एग्रेशन को कंटिन्यू रखेगा। इसका मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, चाइना यूजेस एग्रेशन बियॉन्ड इट्स बॉर्डर एज अ टैक्टिकल मीन्स ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।